आज के शो में सेहतमंद खैबर पख्तूनख्वा का ख्वाब क्या सिर्फ नारों तक महदूद? कहाँ है तब्दीली? जब मैं वापस आ गया तो मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था। मेरा भाई वेंटिलेटर नाकारा होने की वजह से चल बसा, लवाहिकीन अश्कबार। केपीके हुकूमत है तो मफलूज हो चुका है, वो एक चूहों का मुकाबला नहीं कर सकता। चूहों के काटने से सैकड़ों मुतासिर, नाकामी का सेहरा किसके सर पर? तालीम के आला मयार की बातें, बुलंदो बाला दावे हकीकत में क्यों ना बदले? वो सिरिंज भी नहीं दे रहे, वो भी आप बाहर से लेके आओगे। नया पाकिस्तान तो छोड़े, आप नया खैबर पख्तूनख्वा बनाए पहले। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात। आज बेनकाब की टीम पहुंच चुकी है पेशावर, और पेशावर आने का मकसद सेहत की बुनियादी सहूलियात, क्या उनका फुकदान पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, उस खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें वादा किया गया था कि उसको नया बनाया जाएगा और उसके अंदर वो तमाम वो वेलफेयर स्टेट जिसका खान साहब वादा करते हैं वो सारी सहूलियात होंगी। आज जानने के लिए ऑन ग्राउंड हम यहाँ पर मौजूद हैं। आने की वजह क्या थी? रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही थी अखबारात में, कहीं लिखा गया कि 73% अस्पतालों में खैबर पख्तूनख्वा के एक्सरे मशीन्स नहीं है। कहीं ये आया जी कि इस अस्पताल लेडी रीडिंग जहाँ पर मैं मौजूद उस वक्त हूँ, यहाँ के 24 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे। यहाँ के कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। ये सारी जो हेल्थ के रिलेटेड खबरें थी जो उस पर बार बार मीडिया में आती रही, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं इस तरह ले सका। आज उनको दिखाएंगे इस तवक्को के साथ, अगर इमरान खान साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर ये हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो बुनियादी तब्दीली या फुकदान उस तब्दीली का जो नजर आ रहा है इस वक्त हमें ऑन ग्राउंड, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जा सके। बेनकाब करेंगे, कठेरे में लाएंगे सेहत पर। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का इंसाफ, सेहत पर कितना इंसाफ किया इन्होंने, इससे बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर पहले मुकामी सहाफ़ी भी यहाँ के होंगे, लोगों से बात करेंगे, सहूलियात को आपको जिस तरह मैंने कहा बार बार दिखाएंगे। मेरे साथ विशाल यूसुफजई हैं, यहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं, फयाज है हमारे साथ। विशाल, पहले तो जो खबरें आई 24 वेंटिलेटर वाली, मार्च की खबर थी, उसके बाद अमवात कितनी हुई यहाँ पे वेंटिलेटर की वजह से, और फर्क कोई पड़ा खबरें आने के बाद? किसी के कानों में जू रहेंगी या बातें वैसी की वैसी हैं सर? यहाँ पर वेंटिलेटर की बात है, जो अमवात की बात है, तो आपको पता है रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पर अमवात होती है। हॉस्पिटल जो है सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर की अगर हम बात करें तो वो तो रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पर अमवात होती है। जैसा कि आपने कहा 5000 की OPD यहाँ होती है। अफगानिस्तान से भी यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर इमरजेंसी की सहूलियात है वो भी काफ़ी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि रात के वक्त जो MTOs होते हैं वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी सर ये विशाल, ये सब करप्शन है? क्या है ये मतलब नेग्लिजेंस है, करप्शन है, या किसी की नाकिस हिकमत अमली है, या कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या ये सब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब जो हो रहा है? मेरे ख्याल से करप्शन तो खैर नहीं है, लेकिन नाकिस कारकर्दगी है, नाकिस नेग्लिजेंस हम इसे कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से ये नेग्लिजेंस है और इस पर कोई गौर नहीं दिया जाता है। हालांकि जो जापान गवर्नमेंट की तरफ से इनको वेंटिलेटर दिए गए थे वो भी अभी तक स्टोर में पड़े हैं, उसको भी नहीं चालू किया गया है। अच्छा, तो ये हम इसे मुकम्मल नेग्लिजेंस। यहाँ पर 24 वेंटिलेटर आपकी स्टोरी आई थी, काम नहीं कर रहे। उस जापान गवर्नमेंट ने वेंटिलेटर दिए, तो वो वेंटिलेटर क्या किसी के घर पर रखे हुए हैं, या वेंटिलेटर किसी मकसद के लिए रखे हुए हैं कि आगे बहुत बड़ा कोई सानिया खुदा ना खास्ता होगा फिर लगाएंगे? क्या करेंगे उसका? असल में वेंटिलेटर जो जापान गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं उसकी मतलब पूरी उसको जो रिसर्च है या उसको इंतज़ामिया से इजाज़त के बाद उसको चालू किया जा सकता है। तो अभी तक 11 जो वेंटिलेटर जापान गवर्नमेंट ने इनको दिए थे वो अभी तक वो चालू नहीं हो सके। सही, इस पर हम बात कर रहे हैं। इस पर मेरे साथ और मुकामी साहब यहाँ के फयाज मौजूद है। यहाँ पर जैसे होता है, ये भी सुना है कि पैसों के एवज रेंट पे बेड और ये इधर हो रहा है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में, ये सब भी हो रहा है?
سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ بے نقاب ٹیم یہاں پر آئی اور سچائیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور سب سے زیادہ مسائل بھی یہیں پر ہیں, کیونکہ صوبے میں اگر آپ دیر دیکھ لیں, قبائل کے دیکھ لیں, جہاں بھی جو واقعہ ہوتا ہے یا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو یہیں پر لایا جاتا ہے. فلو بہت زیادہ ہے پیشنٹ کا, اس لیے مسائل کا سامنا بھی زیادہ ہے. حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے. جیسے کہ آپ نے کہا یہاں پر بیڈس کے ایشوز بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر وارڈز بہت زیادہ ہیں اور پیشنٹ بھی زیادہ ہے. اس لیے بعض اوقات ہم نے دیکھا سرجیکل فاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیشنٹس کو ہم ان کی ذمہ داری کو کہا جاتا ہے کہ ہم ایڈمٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے بہت سے, ہم نے رپورٹنگ بھی کی ہیں کہ جو پھر ان کے اہل خانہ ہوتے ہیں تو وہ مجبوراً کہیں سے رینٹ والوں سے 100 روپے یا 150 روپے کے بیڈ لے کر آتے ہیں اور ان کو مجبوری ہوتی ہے, دیر سے آئے ہوتے ہیں, مماند ایجنسی سے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو یہاں پہ ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے ایشوز ہیں, دوائیوں کے ایشوز بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی یہاں پر ایک ایمرجنسی میں ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو ادویات ہیں ان کی شارٹیج ہو گئی تھی. باقاعدہ یہاں پر مراسلہ جاری ہوا تھا ڈائریکٹر کی جانب سے کہ کیا ہوگا, اور چیئرمین BUG کو بھی لکھا گیا تھا کہ ان مسائل کو ہم کیسا ٹیکل کریں. تو تاہم ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں سے رپلائی فوراً آیا اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ پیسے لوکل پرچیز کے میڈیسن کے لیے انہوں نے فیصد میں پرسنٹیج میں اضافہ کر دیا تھا. لیکن مسائل چونکہ آپ نے بات کی, مسائل بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں آج پروگرام کر رہے ہیں. آج آ کر آپ کو خیبر پختونخوا سے یہاں کی گراؤنڈ ریالٹی بے نقاب کر رہے ہیں, اصل حقیقت بے نقاب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے ایسے لوگوں سے جو وکٹم ہوئے یہاں پر ناقص سہولیات کے, ناقص کارکردگی کے, جن کے رفقا, جن کے قریبی عزیز ان کو بچھڑ گئے ان سے یہاں کی سہولیات کی وجہ سے. اس بریک کے بعد دیکھتے رہے گا اب تک. بھی نہیں دے رہے, وہ بھی آپ باہر سے لے کے آؤ گے. نیا پاکستان تو چھوڑے, آپ نیا خیبر پختونخوا بنائے پہلے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب آج لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں صحت کی سہولیات اس سب میں بڑے ہسپتال کی, اس کو کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا کے, جہاں پورے خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں علاج و معالجے کے لیے, اور وہ بنیادی سہولیات جو شاید میسر ہوں. اور اگر یہ پروگرام عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی ان کی نشاندہی کے لیے آج ساری چیزوں کو ہم آج بے نقاب کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر. میرے ساتھ جو بھائی موجود ہیں طارق اللہ وردک, یہ ان کے اپنے بھائی وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جان گئی تھی آج سے کچھ روز قبل. آپ نے اخبار میں بھی لکھا تھا, آپ خود بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں. کیا ہوا تھا وردک صاحب؟ جی بس جب میرا بھائی وہاں سے ریفر ہوا افردیر ہاسپٹل سے, افردیر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی وہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. بعد میں اس نے وہاں سے ریفر کیا LRH میں, جو کہ صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں پہ ریفر کیا. وہ یہاں پہ ایڈمٹ ہوا تو اس کے حالات دن بدن بگڑ رہے تھے اور کریٹیکل کنڈیشن پر جا رہا تھا. تقریباً 2 دن تو ہم نے یہاں پہ میڈیکل سی وارڈ میں گزاری. تیسری دن جب 1 اپریل کو ڈاکٹر صاحب نے صبح اس کے چٹ پر لکھ دیا کہ اس کو ICU میں شفٹ کرو. جب میں وہاں سے ICU پہ آیا تو ICU میں نے دیکھا, میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھا, میں نے دیکھا وہاں پہ کہ یہاں پہ وینٹیلیٹر کا بیڈ خالی ہے کہ نہیں ہے. اس نے بولا کہ ابھی تک تو بہت سے پیشنٹ ابھی بھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور وینٹیلیٹر کا بیڈ خالی نہیں ہے. اور جب میں واپس گیا تو پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب نے وہاں کے جو انچارج ڈاکٹر تھا اس نے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بھائی کو اس ہاسپٹل سے جلد شفٹ کرے, کسی اور ہاسپٹل لیڈی ریڈنگ سے شفٹ کرے, کیونکہ آپ کے حالات, بھائی کے حالات بالکل کریٹیکل کنڈیشن میں ہے. پھر بعد میں نے HMC بہت دور آیا تھا, بعد میں اس سے کانٹیکٹ کیا تو پھر ایک دوست تھا میرا یہاں پہ, اس نے بولا کہ یہاں پہ ایک تہکال میں ایک ہاسپٹل ہے مرسی, ہم وہاں جا کے یہ نزدیک ہے وہاں سے. جب میں وہاں گیا مرسی ہاسپٹل میں تو خیر ICU میں میرے بھائی کے لیے بیڈ مل گیا اس ٹائم پہ, وینٹیلیٹر کا بیڈ. جب میں واپس وہاں سے آنے والا تھا کہ اپنے بھائی کو میڈیکل سی وارڈ سے شفٹ کرو مرسی ہاسپٹل میں, تاکہ میرا بھائی
जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, बिल्कुल गुलाब जैसा। वो फीलिंग्स उस टाइम पे मैं बता नहीं पा रहा। जब मैं वापस आ गया तो मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ है तब्दीली? मैं पीटीआई गवर्नमेंट से ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे है तब्दीली? आपने तो जब इलेक्शन जीती तो आवाम के साथ वादा किया था कि हम तब्दीलियाँ लेके आएंगे, हेल्थ इमरजेंसी, सब के सब पुख्तनख्वा में फ्री मेडिसिन मिलेगी। अभी तक मैंने कोई तब्दीली नहीं देखी। इमरान खान साहब भी कहते हैं ना कि मैंने तब्दीली लाई है। इमरान खान साहब को मैं इन्विटेशन देता हूँ कि आप ऐसा करें कि खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स का थोड़े बहुत विजिट करें, यहाँ पे देखिए कि मरीजों के साथ क्या बर्ताव होता है, क्या है। आप तो वहाँ से खान साहब कहते हैं अभी तो मुझे दर्द मिला है, और भी बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गई है। आप वहाँ से कहते हैं कि मैंने शौकत खानम अस्पताल, मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ उस हॉस्पिटल पे कि आपने शौकत खानम बनाया है। आप कह रहे हैं कि मैंने चंदों से बनाया है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आई अप्रिशिएट यू। बट आप अभी गवर्नमेंट में है, पीटीआई लीड गवर्नमेंट में है, आपकी गवर्नमेंट है सूबे में, क्या आपके पास पैसे नहीं है? आप एलआरएच को शौकत खानम जैसा नहीं बना सकती? मेरी सास 30 दिन से पड़ी हुई है बीमार, और बाहर से 700-800 की इंजेक्शन लेके आते। ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, नया पाकिस्तान तो छोड़े, आप नया खैबर पख्तूनख्वा बनाए। पहले जब इस्लामाबाद में आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, वो छोड़े, आज जो आपके पास नया खैबर पख्तूनख्वा आया है उसको बनाए। पहले ये हॉस्पिटल को दे के 700-800 का इंजेक्शन गरीब लोग लेके आ सकते हैं, वो जाए उनकी हालत देखे। गरीब लोग है, मेरे साथ है। तो फ्री मेडिसिन का वादा कर रहे थे, किधर है? अद्वियात मुझे का दिखाएं कौन दे रहे फ्री मेडिसिन? सब खा रहे हैं, सब चोर है। इनकी सारी दे के जितने भी है, इनके जो जहाँ पे इनके पास है अमला और जिसके पास दवाई है, वो सब चोर है। इनकी आदत पहले भी हुए, चोर निकले हैं सारे के सारे, सबके सारे के सारे चोर है। ये जो इस्लामाबाद बनीगाला में बैठा हुआ है वो झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद पीटीआई में हूँ, इस्लामाबाद में काम करता हूँ, सुन रहा हूँ उनकी ये झूठी बातें, लेकिन कोई नया खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। नवाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान इस पे, लेकिन जो आप यहाँ पे, क्या ये आपके हाथ में क्या कागज है? ये जो मेरे हाथ में कागज़ है, ये मैंने रिटर्न में लिखा हुआ है डीएमएस साहब के नाम के हमारे अस्पताल में कितनी मतलब कमी है। आपका जो अमला है वो कॉपरेट नहीं करता। आप खुद मरीज हैं, आप किसी को लेकर आए हैं? मैं अपनी वालदा को मैंने एडमिट किया हुआ है, यूरोलॉजी वार्ड में है। उधर जो अर्दली खड़े हैं वो भी जर्नल बने हुए हैं, वो धक्के दे के वार्ड से बाहर निकालते हैं लोगों को। मरीज के साथ तीमारदार नहीं छोड़ते। इन्होंने दवाई की बात की है, दवाई दूर की बात, वो सिरिंज भी नहीं दे रहे। 3 रुपए की जो 5 रुपए की सिरिंज मिलती है वो भी आप बाहर से लेके आओगे। ये लोग कह रहे हैं कि हम टेस्ट और सब कुछ हम फ्री मतलब मेडिकल सब कुछ दे रहे हैं। मैंने कल भी टेस्ट कराए हैं, 2 टेस्ट के मुझसे इधर 660 रुपए लिए इन्होंने। ये किस चीज का मतलब कह रहे हैं कि हमने अस्पताल को ठीक कराया है। आप आ जाओ, देख लो, आप वार्डों में देख लो, सफाई का फुकदान है। एंट्री वार्ड में जाओ जी, हमारा बेटा है। बनीगाला वाले भी देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी देख रही है, क्या हो रहा है? अब्बा जी, हम ये तेमरगला में हमारा बच्चे ने एक्सीडेंट किया, हम इधर लेके आया हॉस्पिटल पे। अभी आज हमारा 9वां दिन है, तकरीबन 1 तारीख को माम आया है, और डॉक्टर कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप कह रहे हैं सीएनजी की लाइन की तरह लाइन लगी हुई थी वेंटिलेटर पर, तो ये रश ज्यादा है या वेंटिलेटर खराब, क्या मतलब वजह क्या थी? यहाँ पे सारे खराब पड़े हुए, एक ही काम कर रहा है और बाकी जो एक वेंटिलेटर पूरे अस्पताल में काम करे। फिर डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि ये क्या मसला है, तो उसने कहा कि ये इसके रूल्स होते हैं, हमारी गवर्नमेंट इस तरह करते हैं कि मतलब वो अपना वो हिसाब है ना, उसी तरह से वेंटिलेटर्स दे दे। वो जो खिलौना जैसा नहीं होता है, वो इस तरह पंप कर रहे थे उसके मुंह में, ताकि ऑक्सीजन पूरा हो जाए। तो मैं कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये कोई हॉस्पिटल है? तो इसी वजह से वो हमारा भाई था और बहुत काबिल था, वो स्टडी कर रहा था। तो मैं खान साहब से कह रहा हूँ कि आप यूरोप की बात कर रहे हैं, यूके की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि यूरोप में तो जानवर कुत्तों की भी उसका भी इलाज होता है। यहाँ पे तो यंग जो आने वाले वक्त के इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ के ये हशर होते हैं। तो ये या तो आप इससे खबर हैं
और यहाँ इसको जानबूझ के इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद में आके उधर कैंटर के ऊपर नारे लगाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से हम आपको इस वक्त तमाम ऑन ग्राउंड यहाँ पर आकर मौजूद रहकर हकीकत से आगाह कर रहे हैं ताकि आंखें खुल सकें इस वक्त उन लोगों की जो देख रहे हैं, जो हम खुद भी सोच रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में। इस नोट पर हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं अहम इशूज को गवर्नेंस के। देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं आज, और हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से मेजर इशूज़ को। ये मामला हम हसनगढ़ी के इलाके में है। इस इलाके की बात आपको ये बताते चलें कि ये वो इलाका है जो सब में ज़्यादा मुतासिर हुआ है चूहों के काटने से। ये खबरें अब न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस इलाके की आ रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट अब इस बारे में कहता है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, 500 से ज़्यादा विक्टिम्स हो चुके हैं। ये हसनगढ़ी का इलाका है, यहाँ के जो ड्रेनेज है, यहाँ का सीवरेज सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा भी रहे हैं और हम यहाँ जानने की कोशिश, बेनकाब करने की कोशिश ये करेंगे कि क्या वजह है कि सब में ज़्यादा मुतासिर ये इलाका हुआ है पेशावर में, और इसके साथ साथ क्या ये साबका हुकूमत की गलती है जिस तरह तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ रखा जा रहा है, या ये मौजूदा हुकूमत की गलती है, किसकी गफलत है जिसकी वजह से ये मामला इतना परवान चढ़ चुका है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो 25 रुपए इनाम रखा गया था वो स्कीम किस हद तक कामयाब हुई। इस इलाके के नाजिम से, इस इलाके के डिस्ट्रिक्ट मेंबर से बात होगी और यहाँ के उन मुतासरा खानदानों से बात होगी जिनको ये इन चूहों ने काटा है और जिनकी जिंदगी, जिनके बच्चे जानों से भी गए हैं। आज ये सब कुछ होगा, हमारे साथ रहेगा। ये मसला तकरीबन 3-4 साल से शुरू है। पहले कम थे और अब इतने ज़्यादा हो गए कि बच्चे घरों में सोने के काबिल नहीं, हाथों में उठा के ले जाते हैं, कभी किधर कभी किधर। हमारे यूसी में पहले मसला हो गया, एक बच्चे को काटा, वो मर गया, उसको बहुत डैमेज किया हुआ था। तो वो एक बार नाज़िम आला साहब आ गए और उसने इधर आके कुछ ऐलान कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर ऑपरेशन हम करेंगे। तो वो एक दिन आ गए और रात को 1 घंटे के लिए। उसके बाद तो ना हमने उनको देखे हैं, ना कुछ रिजल्ट आया है, ना कोई जो बिल्ली नुमा चूहे हैं वो कोई ना नज़र आया कि ये पड़ा हुआ है या मरा हुआ है, कुछ नहीं। और उसी तरह रोडों पे और घरों में उन्होंने एक महफिल सजाई होती है, बच्चे सारे लोग खौफजदा हैं इन चूहों से। कहते हैं 7,500 चूहे हमने मार दिए हैं। तो वो 7,500 चूहे किधर मारे हैं, वो मारे हैं नहीं मारे? यारा जितना मेरा ज़ाती वो सर्वे है मेरा, मैं UC 6 का डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ, यहाँ पर तो एक भी उन्होंने नहीं उठाया। जिधर हमारे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं बच्चे, एक भी नहीं मिला। अगर रात को देखे ना तो यहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं होंगे, 8 बजे 7 बजे इतने चूहे हर गली में, हर रोड पर 15-20 पड़े भी होते हैं जो गाड़ियों के नीचे आए हुए हैं और इतने किधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन हमारा अगर KPK हुकूमत है तो मफलूज हो चुका है, वो एक चूहों का मुकाबला नहीं कर सकता और दावे करते हैं कि हम तब्दीली आ गई है, ये आ गई है। अभी इन्होंने तकरीबन इन्होंने 30-35% फंड लगाया है, बाकी सारे इनसे लिप से हो रहे हैं। ये समझते ही नहीं है हुकूमत किस तरह चल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने लाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बैठे हुए हैं बहुत छोटे हैं। हमारा नाज़िम आला साहब इस तरह बैठा है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे, क्योंकि जो 25 रुपए का ऐलान हुआ था, वो 25 रुपए किसी को मिले? यहाँ पे चूहे मारे हैं आप लोगों में से किसी ने जो 25 रुपए मिले हैं वो हुआ उस पर अमल दरामद हुआ है? किसी को नहीं। किसी ने मारे यहाँ पे? नहीं मारे तो हैं, बहुत सारे मारे। 25 रुपए मिले आपको? किसी को भी नहीं। मैं तो क्या, मैं अभी अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम दे सके ना तो इधर थोड़ा सा आपको खड़ा करते हैं सामने और आप चूहे के भागने आने जाने का खुद नज़ारा करें कि चूहे हैं वाकई। ये जो नाज़िम साहब बता रहे थे या मैं बता रहा हूँ या दूसरे लोग बता रहे हैं, क्या वो सच कह रहे हैं? बेहद चूहे। और वाकई मैंने वो ऐलान क्या झूठ था? वो ऐलान 25 रुपए वाला, यानी वो स्कीम जो अनाउंस हुई थी, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं मिला। मैं डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ, ना कुछ ना देखे हैं कि ये इन्होंने लाए हैं।
एक बार मैंने सुना था कि लोगों ने चूहे लाए, फिर इन्होंने बताया कि ये पंजाब से लाए हैं, बाहर पंजाब से और डिस्ट्रिक्ट वगैरह से लाए हैं और नाजिम साहब के पास रखे हैं, इन्होंने वापस कर दिए। मैंने ये सुना था, मैं नहीं था इधर, लेकिन औरों से मैंने सुना है कि वो वापस कर दिए कि ये पंजाब से लोगों ने लाए। पंजाब में चूहे किधर हैं? पंजाब में तो डींगी था, उनका मुकाबला शेर ने कर दिया। ये तो चूहों का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, ये आप फोटो लेके खड़े हुए हैं इस वक्त, मुझे बताया गया है कि ये बच्चा इस वक्त इन चूहों के काटने से मुतासिर हुआ और इस वक्त दुनिया में नहीं है। आप वालिद हैं इनके? हाँ जो मगे खोले बस शपे ददरे बनी में बजे हुए चागा टाइम के खोले और डेरे जाते पकोटों के मगरदी दल तबार दगा की में कोर के दनना पदे गेटों ने बांधे शराना नौजी हाँ लागे दला सब बस मरसो बस वे खोलो चला पासी दो दिए बस खोले मरसे जी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा हैं। रात के तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे थे और इसके जो पोते हैं उनको चूहों ने उनको काटा है। और जब ये कह रहे हैं कि हम सुबह उठ गए तो हमने देखा तो ये चूहों की काटने की वजह से मरा हुआ था। सारा जो नाक है, ये दाएं तरफ जो होंठ वगैरह, ये सारे चूहों ने काटे हुए थे। अभी भी इतने ज़्यादा है कि कहीं वहाँ पर यहाँ पर भागते रहते हैं लोग, इसका कुछ भी नहीं करते। लेकिन हमें हुकूमत से यही ख्वाहिश है कि इसका कुछ कर ले। लेकिन ये किधर काटा था बच्चे को इस पता आपके? ये देख, ठीक पाँव में नाखून काटा था। इसी नोट पे हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और उस ब्रेक के बाद आपको मजीद सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जाम चीज़ों को बेनकाब अहम तरीन मामला तो कर रहे हैं ताकि आंखें खुले इस वक्त वो लोग जो गवर्न कर रहे हैं और वो नोटिस लें तमाम चीज़ों का। इस ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अहम तरीन मंसूबों के हवाले से, अहम तरीन गवर्नेंस के हवाले से मामलात को उठा रहे हैं। इस वक्त सवालात उठा रहे हैं, कड़े सवालात उठा रहे हैं। मैं इस जगह इस वक्त मौजूद हूँ एक स्कूल के अंदर। यहाँ पर यह आपको बताना ज़रूरी है कि समय पहले के बजट जो रखा गया खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के हवाले से, उसको सराहा गया इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि तालीम का बजट अच्छा रखा गया। लेकिन बजट यूटिलाइजेशन जो मसला सिर्फ तालीम के महकमे में नहीं लेकिन तकरीबन तमाम महकमों में हमें नजर आया कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो उस तरीके से नहीं हुई। यानी बजट रखा तो गया, पैसे रखे तो गए, एलोकेशन हुई, लेकिन पैसा खर्च नहीं हुआ। यही हाल इस वक्त तालीम के बजट के साथ भी रहा। बहुत से ऐसे स्कूल, जैसे मिसाल के तौर पर एक स्कूल जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जो दहशतगर्दी की वजह से न सिर्फ खराब हुए बल्कि पूरी तरह तबाह हो गए। और एक बार नहीं, जिस स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां पर 2 बार दहशतगर्दी हुई। इस 2 बार दहशतगर्दी के बावजूद भी इस स्कूल की तामीर नौ नहीं हो सकी अब तक, और इस बात को तकरीबन सालों गुजर चुके हैं कि इस स्कूल की दीवार जो कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह से टूटी हुई भी है, ये स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तबाह हुआ है। ये दीवार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ताहाल मुंतज़िर है हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत इस पर अपनी अमली तौर पर इकदाम कुछ करे। मैं आपको आगे बढ़ते हुए स्कूल के अंदर के मनाजिर भी दिखाता हूँ जहाँ पर बच्चे इस वक्त भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये स्कूल तबाह हुआ लेकिन स्कूल जारी है, तालीम जारी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। आप अंदर आके देखेंगे तो इसका हाल आपको नजर आएगा कि यकीनी तौर पर एक तरह से डिस्ट्रॉय आप कहें इसको, तबाह हो चुका है। और यहाँ पर जो जिस जगह लिखा जाता था, जो क्लासरूम है, 2 बार, एक बार 2012 में, एक बार 2013 में यहाँ अटैक्स हुए। इस छत के ऊपर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे रॉकेट अटैक्स हुए, यहाँ पर बॉम्ब गिराए गए हैं इस पर, जिसके बाद ये स्कूल पूरी तरह तबाह हो चुका है। और यहाँ पर खस्ता हाल इमारत है, जिस इमारत के नीचे ये बच्चे अभी बैठे हुए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तालीम के हवाले से दावों को हम बेनकाब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहेगा। बच्चे मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पढ़ते हैं। मैंने जिस तरह कहा तालीम यहाँ जारी है। हमजा, यहाँ पर आप उस वक्त तो नहीं थे जब धमाके हुए थे, इधर आप नहीं, स्कूल में नहीं थे? गांव में था। गांव में थे। तो इधर अभी जो पढ़ते हो तो यहाँ पे इमारत नहीं है, तामीर नहीं हुई हुई, चारदीवारी नहीं है हमारे स्कूल के, हमें बहुत डर लगता है। छत भी नहीं है? नहीं। ऊपर इस वक्त खुला हुआ, बारिश होती है? हाँ होती है। तो बारिश में डर लगता है? हाँ लगता है डर। हमें बरामदे की ज़रूरत है, जब बारिश होती है हम छुट्टी कर जाते हैं।
वो क्या आजकल क्या पढ़ रहे हो आजकल? मैं उर्दू की किताबें पढ़ रहा हूँ। हमें हुकूमत की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए 2 बरामदे 8 कमरे ज़रूरी है हमारे लिए। 8 कमरे ज़रूरी हैं आपके लिए। सही, आप बच्चों की बात सुनने में आपको पीछे चल के इमारत के आगे के हिस्से जो तबाह हुए हैं वो भी, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी गुफ्तगू कराऊंगा। और जो बच्चे, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तालीम जारी है और ये इन धमाकों के बावजूद हौसले कम नहीं हुए, तालीम जारी रखी हुई है। लेकिन हुकूमत से मुतालबा यही है कि हुकूमत खुदारा कोई एक्शन ले और तब्दीली की जो बात है उसको यकीनी तौर पर सामने अमली जामा पहनाए। इसकी जो मलबा है उसको फौरी तौर पर हटा दें, उसको नीलाम करें और जो इसकी रिकन्स्ट्रक्शन है वो जल्दी जल्दी बस करें। अच्छा, ये 2013 में आखिरी धमाका हुआ था, उसके बाद तक हुकूमत ने आपसे रब्ता किया है अब तक? कई दफ़ा हुआ है, बातें भी हुई है, मीटिंग भी हुई, हमने रिटर्न भी दिया है, लेकिन उनके पेजे में तो और भी बहुत से काम है, वो उन्होंने कहा कि अभी इंशाल्लाह उसको करेंगे। ये आपके नज़दीक आसिफ, आप रिपोर्ट करते हैं, बीट भी कवर करते हैं, पूरे गहरी नजर रखते हैं, क्या हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है इस तरफ? क्या मसला है? स्कूल्स हैं तबाहशुदा, उनकी तामीर कौन करेगा? देखिए, जो सूबाई हुकूमत है, पहले तो ये है कि आतिफ खान जो मिनिस्टर है उनको तो आप कॉल करें तो वो पहले फ़ोन नहीं उठाते, वो फिर बाद में जब कोई रिपोर्ट चल जाती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि यार मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी। दूसरी, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी और जो हाई रिस्क सिक्योरिटी एरियाज़ में जो स्कूलों की जो बाउंड्री वाल्स थी, इन दोनों चीज़ों के लिए सूबाई हुकूमत ने 9 अरब रुपए मुख्तस किए थे। तो अब जब इस सवाल को उठाया जाता है सूबाई हुकूमत के साथ तो वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हाई रिस्क सिक्योरिटी जोन से वो तो ये माशुखेल एरियाज़ हैं, इन यहीं पर 2-3 दफ़ा ब्लास्ट हो चुके। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर ब्लास्ट ना हुआ हो इस पूरे एरिया में। इसके अलावा जो इसके साथ बाजिद खेल का एरिया है और दीगर एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत काफ़ी बार जो है वो रॉकेट फेंके गए हैं, दहशत गर्दों की जानिब से बम फेंके गए हैं, लेकिन जो बच्चे थे वो बच जाते थे, रात के टाइम में फेंके जाते थे। उसके बाद अगर अकेले इस स्कूल की नहीं, सिटी के इलाकों में भी ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री वाल जो है वो छोटी हैं, लोगों ने ज़मीनें दी हुई हैं, वहाँ पर 2 कमरे उन्होंने लगाए हुए हैं, जबकि जो बच्चे होते हैं वो बाहर पढ़ने पर मजबूर होते हैं। बुनियादी मसाइल अवाम के हल नहीं हुए हैं खान साहब, और आपको सेहत, तालीम, बल्दियाती निज़ाम सबके हवाले से अहम तरीन मामलात को बेनकाब किया है। ये खुली लाइनें इस वक्त ये बेनकाब कर रही हैं यहाँ की हुकूमती कारकर्दगी यकीनी तौर पर, जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है और इस उम्मीद के साथ कि बेहतरी होगी। वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को, फीडबैक के लिए लिखेंगे ज़रूर हमारे ईमेल पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक।